शाम का वक्त था। सूरज हल्की रोशनी के साथ आसमान पर खेल रहा था। यासर अपनी कश्ती में दरिया के दरमियान बैठा था। चेहरे पर उलझन और परेशानी वाजह थी। वो अपनी जिंदगी के मामलात में मग्न जाल समंदर में फेंक रहा था ताकि मछलियां पकड़ सके। हवा में हल्की सी नमी थी और बारिश के छोटे छोटे कतरे पानी की सतह पर नरम लहरों के साथ खेल रहे थे। यासर ने दिल ही दिल में सोचा, पहले घर चलता हूँ, लगता है बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने जाल खींचना शुरू किया वो फौरन रुक गया। जाल का वजन मामूल से कहीं ज्यादा भारी था। यासर की आंखों में हैरत और बेचैनी दोनों एक साथ झलकने लगे। उसने जोर लगाकर जाल कश्ती में खींचा और जब वह जाल कश्ती में आया तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जाल के अंदर कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में बेहोश और पानी में नम पड़ी हुई थी। यासर की धड़कन तेज हो गई। वो फौरन आगे बढ़ा और लड़की के पास झुककर उसकी सांसें चेक की। खुशकिस्मती से वह जिंदा थी, लेकिन होश में नहीं आई थी। यासर ने उसके गाल थपथपाए, लेकिन लड़की होश में न आई। बारिश जोर पकड़ रही थी और यासर के चेहरे पर परेशानी और उलझन की गहराई नुमाया थी। बारिश की तेज बूंदों के दरमियान यासर ने जल्दी से कहा, लड़की को घर ले जाना होगा। खुशकिस्मती से जिंदा है और बारिश भी तेज हो रही है, कहीं समंदरी तूफान ना आ जाए। अगले ही लम्हे उसने कश्ती का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। बारिश जोरों से बरस रही थी और यासर तेज तेज कश्ती चलाते हुए साहिल की तरफ रवाना हुआ। साहिल पर पहुंचकर वह झुककर लड़की को उठाया और छोटे से घर की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर उसे एहतियात से चारपाई पर लिटा दिया। फिर फौरन गांव की बूढ़ी हकीमा दाई के दरवाजे पर गया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके कंधों पर गिरती रहीं। जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों के बाद दाई ने दरवाजा खोला। देखकर बोली, क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? यासर ने बेसब्री से कहा, जल्दी मेरे साथ घर चलें। एक लड़की मुसीबत में है, उसकी जान बचानी है। दाई ने जल्दी से दुपट्टा और छतरी उठाई और यासर के साथ उसके घर की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर दाई ने लड़की की हालत देखी और कहा, लड़की जिंदा है, जान बच गई है, कुछ घंटों में होश में आ जाएगी। तुम्हें यह कहाँ से मिली है? यासर ने बताया, यह आज मेरे जाल में फंस गई थी। मैं इसे घर ले आया। सांसें चल रही थीं, जिंदा थी। दाई ने संभालते हुए कहा, अच्छा, अब लड़की होश में आएगी तो पता चलेगा कि कौन है। यासर आंगन में बैठा रहा। चेहरे पर गहरी परेशानी और उलझन के आसार थे। दिल ही दिल में सोच रहा था, काश यह कोई नई मुसीबत ना बन जाए। चंद घंटों के बाद जब यासर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने लड़की के चेहरे पर हाथ रखा और थपथपाया। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं। फिर एकदम चारपाई पर बैठ गई, जैसे जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही हो। यासर ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं? लड़की उलझन भरी निगाहों से यासर को देखने लगी और अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोने लगी। यासर घबरा गया और बोला, गलत मत समझिएगा, मैं एक मछेरा हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ। मैंने आज समंदर में जाल फेंका तो आप जाल के अंदर आ गईं। आप बताएं, आप कौन हैं? वो लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी रोते हुए यासर को देखने लगी। यासर खामोशी से पलट गया। समझ गया कि इस वक्त लड़की कुछ भी बताना नहीं चाहती। कुछ लम्हों के बाद वो एक खाने की प्लेट ले आया और लड़की के आगे रखने लगा और बोला, ये खाना खा लें, आपको इसकी जरूरत है। यासर पलट गया था और लड़की की आंखों में शुक्रगुजारी थी। खाना खाने के बाद वह वहीं सिमट कर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे जिंदगी ने उसे बड़े ही दुख दिए हों। अगले रोज यासर ने लड़की से दो टुक बात करने का फैसला किया। उसने कहा, तुम बताओ तुम कौन हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊं, तुम्हारे अपनों के पास। मुझे अपनी मछलियां पकड़ने भी जाना है। मैं अपना घर तुम्हारे हवाले छोड़कर तो नहीं जा सकता और गांव वाले मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तुम कौन हो बताओ?
लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए कहने लगी, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी था। मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरे चाचा ने ही मुझे पाल पोस्ट कर बड़ा किया, लेकिन मेरे चाचा से ज्यादा मेरा बाप अमीर था। उसकी बेहिसाब दौलत और जमीनें थीं, जो मेरी शादी के दिन मेरे नाम हो जानी थीं। और अगर मेरी 22 साल की उम्र से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता तो वह सारी जमीन एक झटके में फैसले के तहत मेरे चाचा को मिल जानी थी। मेरे चाचा ने मुझे दौलत की खातिर पाल पोस्ट कर बड़ा किया और फिर मेरा एक अच्छी जगह रिश्ता भी तय कर दिया। लड़की की आवाज में दर्द, खौफ और मायूसी सब झलक रहा था, और यासर के दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात मजीद गहरे हो गए। लड़की ने धीमी कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ अरमान थे और आज ही के दिन सारी जायदाद भी मेरे नाम हो जानी थी। मुझे मालूम तक नहीं था कि मेरे चाचा मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ था, मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। वो आंसू साफ करते हुए आगे बोली, अभी मैं अपने कमरे में ही थी कि मुझे किसी की कॉल आई। फोन पर कोई कह रहा था कि मेरे चाचा को हार्ट अटैक आया है और वह हवेली की पिछली साइड में जमीन पर पड़े हैं। मैं फौरन घबरा गई। दिल में उनके लिए बाप जैसी मोहब्बत थी। मैं कमरे से भागती हुई निकली। उसकी आवाज लरज गई। जब मैं घर के पिछले हिस्से में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उससे पहले कि मैं कुछ समझती किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। यासर खामोश खड़ा सुनता रहा और लड़की की आवाज टूटती चली गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक जंगल में पाया। 2 आदमियों ने मुझे रस्सियों से बांधा हुआ था और वह आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, लड़की के तो अच्छे खासे पैसे दिए हैं चौधरी साहब ने। लड़की के आंसू तेजी से बहने लगे। मैं उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जानते, अगर मेरे चाचा को पता चला कि तुमने मुझे अगवा किया है तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कपक पाते हुए कहा। वो दोनों आदमी कहकहा लगाकर हंसे और बोले, तुम्हारे चाचा ने ही हमें ये सब करने को कहा है। तुम रास्ते से हट जाओगी तो झिलगे के मुताबिक सारी जमीन तुम्हारे चाचा के नाम हो जाएगी। उसने हमें तुम्हें मारने के लिए बहुत से पैसे दिए हैं। लड़की की सांस भारी हो गई। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह इंसान जिसे मैं अपना सरपरस्त समझती थी वह इतना नीच भी हो सकता है। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, उन दोनों आदमियों ने मुझे रस्सियों से बांध दिया और जंगल से बाहर ले जाने लगे। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। समंदर के करीब आकर उन्होंने मुझे समंदर में फेंक दिया और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसकी आवाज भर गई, और आज तुमने मेरी जान बचाई। लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रो रही थी और यासर की आंखों में हमदर्दी के जज्बात उभरने लगे। यासर ने कहा, आप फिक्र ना करें। आप कुछ दिन मेरे घर पर रह सकती हैं। आपकी तबीयत थोड़ी संभल जाएगी तो मैं आपको आपके गांव की तरफ जरूर लेकर जाऊंगा। लड़की की आंखों में शुक्रगुजारी के जज्बात झलक रहे थे। उसने अपना नाम ज़ैनब बताया और यूं ज़ैनब यासर के घर में रहने लगी। दिन भर यासर मछलियां पकड़ता शाम को वापस आकर आंगन में चारपाई लगाकर सो जाता और कमरा ज़ैनब को दे दिया गया था। चंद दिनों के बाद ही ज़ैनब की तबीयत संभल गई। उसने यासर से कहा, मुझे मेरे गांव ले जाओ। मैं अपने चाचा के सारे राजों का पर्दाफाश करना चाहती हूँ और जो मेरे बाप की जमीन और जायदाद है वह मेरे नाम हो। मैं अपने बाप की वसीयत के मुताबिक गांव में अस्पताल और स्कूल बनाना चाहती हूँ ताकि यतीम बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। यासर ने कहा, ठीक है। यूं यासर ज़ैनब को लेकर कश्ती में सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। यासर की आंखों में एक अनजानी सी उदासी उतर आ गई थी। उसे ज़ैनब से अजीब सा लग रहा था, मगर वह जानता था कि उसकी हैसियत इतनी नहीं कि वह ज़ैनब से अपने दिल की बात कह सके। वह एक अमीर बाप की बेटी थी, करोड़ों की मालकिन, और यासर एक साधा सा मछेरा।
2 दिन के यानी सफर के बाद कश्ती एक किनारे पर रुकी और दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के रास्ते से ही ज़ैनब का गाँव आना था। दोनों चलते जा रहे थे और बीच में खामोशी छाई हुई थी। यासर की आंखों में बेचैनी और दिल में दर्द था। जब दोनों गांव के बीच पहुंचे तो एक अजीब मंजर ने दोनों को चौंका दिया। ज़ैनब का चाचा चौधरी बड़े शान से कुर्सी पर बैठा था और माइक हाथ में लिए लोगों से कह रहा था, देखा तुम लोगों ने मेरी भतीजी जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उसने हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई। उसने हमारी इज्जत का भी ख्याल ना किया। वह मसनूई आंखों में आंसू लेकर बोला, अब वह चली गई है और मेरे भाई की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद मेरे नाम हो गई। ऐसी लड़कियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे। गांव के मोतजीन बैठे थे ताकि सारी जमीनें चौधरी के नाम की जाएं। लेकिन अगले ही लम्हे ज़ैनब वहां पहुंच गई। चेहरे से नकाब उतारा और लोग हक्का बक्का हैरत से उसे देखने लगे। चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह खौफ के आलम में सामने खड़ी ज़ैनब को देख रहा था कि यह कैसे जिंदा बचकर आ गई। ज़ैनब ने आगे बढ़कर मजबूत लहजे में कहा, मैं किसी की इज्जत को दागदार करके नहीं भागी। ये शख्स झूठा है। इसने मुझे जान से मारने के लिए आदमी भेजे थे। फिर ज़ैनब ने सारी बात लोगों के सामने खुलकर बता दी और कहा, यह यासर है। इसने ही मेरी जान बचाई। ये सुनकर पूरा गांव सकते में आ गया। ज़ैनब ने आगे कहा, ये चाहता है कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए ताकि उसे गांव में स्कूल और अस्पताल न बनवाने पड़े और यह लोगों से और भी पैसे खाता रहे। लोगों का हुजूम चीख उठा। गांव के मोजिन उठे और कहा, जायदाद ज़ैनब के ही नाम होगी और आज पूरी झिरगे के सामने ज़ैनब को ही ये सारे इंतखाबादत दिए जाते हैं और चौधरी को उसके इंतखाबादात से हटाया जाता है जो लोगों की जानें ले रहा है और उसे यहाँ से बेदखल किया जाता है। चौधरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर वह हार मान चुका था। वह शर्मिंदा सा उठा और वहां से चला गया। ज़ैनब की आंखों में एक चमक आ गई। उसने गांव वालों से कहा, जल्द ही यहाँ पर मेरे बाप की वसीयत के मुताबिक एक अस्पताल और एक स्कूल बनेगा जहाँ यतीम बच्चे और गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। लोग उसकी आला जरफी पर तालियां बजाने लगे। हुजूम में खड़े यासर की आंखों में नमी थी। यासर खामोशी से वहां से पलट गया। एक आखिरी नजर उसने ज़ैनब पर डाली और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। दिल में अनजानी उदासी ली। यासर कश्ती में सवार अपने गांव की तरफ लौट रहा था, मगर दिल और आंखों में अनजानी उदासी छाई हुई थी। जिंदगी मामूल पर आ गई थी, मगर दिल का एक कोना जैसे हमेशा के लिए खाली रह गया था। दिल तो जैसे ज़ैनब के पास ही रह गया था। वह अक्सर उस दिन को याद करता जब पहली बार उसे देखा था। यूं दिन गुजरते गए, लेकिन यासर का दिल कभी मुकम्मल सुकून ना पा सका। एक रोज वह दरिया के किनारे उदास सा बैठा था, आंखों में नमी और दिल में बेकरारी के साथ। वह अपने दिल को समझा कर थक चुका था। बस मान यह उसके नसीब में नहीं थी। कहाँ वह यह गरीब मछेरा और कहाँ वह महलों की मालिक। तब अचानक उसने दूर से कश्ती आती देखी। कश्ती जैसे ही करीब पहुंची, उसमें से एक आदमी बाहर निकला और एक खत यासर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये खत आपके लिए है। यासर ने हैरत से पूछा, मेरे लिए? किसने भेजा है? आदमी बोला, ये हमारी ज़ैनब बीबी ने आपके लिए भेजा है। ये कहकर वह आदमी चला गया। यासर ने हैरत के साथ खत उठाया और आहिस्ता से खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत में ज़ैनब ने लिखा था, यासर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम हमारे गाँव आ जाओ। मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी हैं। यासर की आंखों में हैरत के साथ एक अजीब खुशी भी उतर आई। क्या ज़ैनब ने उसे याद रखा था? इतने महीने गुजर चुके थे, फिर भी उसने यासर के लिए वक्त निकाला। दिल में अनजानी खुशी के साथ यासर कश्ती में सवार हुआ और ज़ैनब के गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो एक बड़ी सी हवेली देखकर उसके दिल में शर्मिंदगी की हल्की लहर दौड़ी। हवेली में दाखिल हुआ तो लाउंज में ज़ैनब मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। यासर ने आहिस्ता कदम बढ़ाया। ज़ैनब बोली,
बैठो यासर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। वह चाय और पानी लेकर सामने सोफे पर बैठ गई। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दिल की खुशी और इत्मीनान की एक झलक यासर को दिखा रही हो। यासर भी खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। दिल में मांझी के सारे दुख, खौफ और खुशियां सब एक साथ गर्दिश कर रही थीं। वह लम्हा जैसे वक्त को थाम कर रख दिया हो। लाउंज में खामोशी छाई हुई थी। फिर ज़ैनब ने दिल की गहराइयों से कहा, यासर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यासर की आंखें हैरत से खुल गई थीं। वो बस उसे देखता रह गया, दिल में खुशी और हैरत का अजीब सा मिला-जुला एहसास लिए। ज़ैनब ने आगे कहा, तुमसे बेहतर शख्स मुझे कभी भी नहीं मिल सकता। जब तुम मुझे गांव छोड़ने आए, तुमने देखा कि सारी जमीन और जायदाद मेरे नाम हो गई। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी लालच होता, तुम उस वक्त रुक जाते, मुझसे कुछ भी मांगते। लेकिन तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो। मुझे तुमसे उसी दिन मोहब्बत हो गई थी। उसने थोड़ी देर रुककर फिर दिल की बात आगे बढ़ाई। जब मैं तुम्हारे घर में रही, पूरे 10 दिन तुमने मेरी हिफाजत की। एक बार भी मुझे गलत निगाह से नहीं देखा। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यासर की आंखें हैरत और मोहब्बत से भर गईं। दिल के किसी कोने में वह इस मोहब्बत पर पहले ही फातिहा पढ़ चुका था कि उसे शायद कभी ये मोहब्बत नसीब ना हो। लेकिन अब सामने ज़ैनब की सच्चाई और खुलूस ने उसकी दुनिया बदल दी थी। वह हिचकिचाते हुए हाँ कह गया। यासर और ज़ैनब का निकाह बड़े धूमधाम से हुआ। यासर ज़ैनब के साथ उसी गांव की हवेली में रहने लगा। सारे इख्तियारात ज़ैनब ने यासर को सौंप दिए और यासर ने बखूबी उनको अंजाम दिया। गांव में इंसाफ कायम हुआ। अस्पताल और स्कूल बनाए गए और लोग यासर और ज़ैनब की रहमदिली और आला जर्फी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। यासर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि उसे ज़ैनब मिली। वह मोहब्बत जो कभी उसे नसीब ना लगती थी, अल्लाह के करम से हकीकत बन गई थी।